हेलो क्लास 10, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूँगी। 2 मिनट आपको एक मैसेज देना है, छोटा सा मैसेज। वो मैसेज ये है कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, इसमें उस लेसन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है और उसी डिटेल के बेस पे आपसे एक नंबर के जो छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो वर्कशीट में पूछे जाते हैं। लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और सारे बच्चे नहीं, कुछ एक बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, इधर उधर से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या कुछ मुझे पूछते हैं कि मैम इसका आंसर बता दो, ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, या फिर मैम ये वाला क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में है ही नहीं है। अरे एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन उस लेसन में तो है, आप लेसन पढ़ोगे पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। तो एजुकेशन का मीनिंग आपको रटा रटाया तोता बनाना नहीं है जो सिर्फ 1-2 लाइनें या रटता है और उन्हीं को ही दोहराता जाता है। एजुकेशन का मीनिंग आपका संपूर्ण विकास करना होता है, आपका नॉलेज इंक्रीज करना होता है और ये जो छोटी छोटी डिटेल्स आपसे शेयर की जाती हैं पूरे वीडियो के अंदर, वो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होती हैं। और एसएसटी तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं और फुल ऑफ नॉलेज होते हैं। जो भी आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो जीके होता है तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो सोशल साइंस से ही लिया गया होता है, उसी में से ही क्वेश्चंस पूछे होते हैं। लेकिन उनको हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हमें एक छोटी से छोटी डिटेल का भी पता होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी नोट करेंगे और अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें ना और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पे नोट करते रहें तो मैं श्योरली कहती हूँ कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक वीडियो लेसन के बन जाते हैं अगर आप वैसे नोट्स बनाने लगो तो। और ये आपका ये जो मटेरियल आप बनाओगे ना बेटा, ये आपका कभी भी वेस्ट ना होने वाला मटेरियल है, पूरी लाइफ आपको ये सपोर्ट करेगा, हर फील्ड में आपको अप टू डेट रखेगा ये। तो पूरा वीडियो देखें, छोटी से छोटी डिटेल नोट करें और अप टू डेट रहें। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम इसका पिछले कल पढ़ चुके हैं। तो बच्चों जब हमें लोन की जरूरत होती है तो आपको क्या लगता है कि हम अगर बैंक जाएं और मैनेजर को बोलें कि मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए 50,000 का, आप मुझे लोन दे दो, तो बैंक मैनेजर क्या करेगा? उसी टाइम पैसे निकाल के आपके हाथ में रख देगा या हमारे हाथ में रख देगा? नहीं। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि बैंक से ऋण लेने के लिए, बैंक क्या अगर किसी साहूकार से भी लिया जाए, किसी महाजन से, किसी और जो पैसे उधारी पे देता है उससे भी लिया जाए, तो वो भी क्या करेगा? कुछ शर्तें होती हैं उस ऋण से संबंधित, उनको पूरा करने के बाद ही आपको वो ऋण देगा। एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ऋण दिया जाता है। आपको मतलब किसी को भी ऋण दिया जाता है। तो वो ऋण की शर्तें क्या होती हैं, हम इसी टॉपिक से अपना आज का वीडियो लेसन शुरू करेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। क्रेडिट मीन्स ऋण। ब्याज दर, समर्थित ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। The rate of interest, collateral, required papers and payment methods are collectively called the terms of the credit. ब्याज दर, ब्याज दर मतलब जो ऋण हम लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उसके ऊपर एक एडिशनल अमाउंट हमें बैंक को ब्याज के रूप में एक निश्चित दर के अकॉर्डिंग देना होता है। ऋणाधार, ऋणाधार मतलब ऋण प्लस आधार, जिस आधार पे हमें बैंक या साहूकार ऋण देते हैं उसे ऋणाधार कहते हैं। ऋणाधार कोई भी ऐसी बहुमूल्य वस्तु हो सकती है जिसका मूल्य जो हम अमाउंट लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऋणाधार के रूप में या फिर आप इसको गारंटी भी कह सकते हैं, गारंटी के रूप में बैंक या साहूकार अपने पास आपकी कुछ बहुमूल्य चीज जैसे कि आपका घर हो गया उसको गिरवी रख लेते हैं, आपकी जमीन है या फिर आपके खेत हैं उसको गिरवी रख सकते हैं,
या फिर कोई गाड़ी है उसको रख सकते हैं, सोना रख सकते हैं, और सोने पे लिए जाने वाले लोन को गोल्ड लोन कहा जाता है। तो ऐसी कोई बहुमूल्य वस्तु जब गिरवी रखी जाती है, गारंटी के तौर पे साहूकार या बैंक में रखी जाती है, तो उसे हम ऋणाधार कहते हैं। एक चीज और, जब आप गाड़ी को एज ए ऋणाधार रखते हैं, गारंटी के रूप में रखते हैं, तो उसमें गाड़ी को बैंक में खड़ी नहीं कर देते, उसके कागजात जो है वो बैंक में रखते हैं गारंटी के तौर पे। फिर आवश्यक कागजात, बैंक की जो भी साहूकार है वो लोन देने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी फॉलो करते हैं। उसके लिए बहुत सारे कागजात भरे जाते हैं, आपकी फोटोज उसमें लगाए जाते हैं और आपके साइन लिए जाते हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है भुगतान के तरीके, मतलब जो आप अमाउंट एज ए लोन ले रहे हैं उसका भुगतान आप कैसे करेंगे, चेक के थ्रू करेंगे या फिर नकदी के रूप में करेंगे, या हर महीने सैलरी अकाउंट से या आपके जो सेविंग अकाउंट है उससे कितने पैसे काटे जाने हैं, कितनी आप ईएमआई भरोगे हर महीने, और ये ईएमआई जो है ये कितने साल तक चलेगी, कितने साल में आपका भुगतान जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इन सभी चीजों को मिलाकर, इन सभी शर्तों को मिलाकर जो है वो ऋण की शर्तें पूरी होती है, तब जाके हमें बैंक या साहूकार जो है वो पैसा उधार देते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी ऋण अदायगी की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती है तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। यदि बैंक इन लोगों को ऋण दे दे तो उसे ऋण की वापसी भी नहीं होगी, जिससे बैंक के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। बैंक तभी चल सकते हैं जब उन्हें ऋण की वापसी के साथ साथ ब्याज भी मिले, क्योंकि यही ब्याज जो है वो बैंकों की इनकम का सोर्स होता है। परंतु ऐसे लोगों को ऋण देने से उसे दोनों प्रकार के भुगतान प्राप्त नहीं होते हैं, उसे मतलब बैंक को। Banks are not ready to give loans to some borrowers because they are not reliable borrowers. That is, they are not able to meet the terms of the loan. Their loan repayment ability is not reliable and they do not have any assets to pledge, which prevents bank from giving them loans. If banks give loans to these people, then they will not be able to repay the loan, which may threaten the survival of the bank. Banks can run only if they get interest along with the return of the loan, but by giving loans to such people, they do not get both types of payments. इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 9 अब हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, वे अच्छी फसलें उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा होगा। उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ता है, और ऋण जो है वो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Income of people can increase through loans. They can grow good crops, start a business, set up new industries or trade commodities. In this way, the per capita income of the people will increase and their standard of living will be high. With the development of industries and agriculture, production increases, which also increases the foreign trade of the country. Hence, loans play an important role for the development of the country. नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख मतलब ऋण, जो भी किसी बैंक, सहकारी समिति अथवा साहूकार से लोन लिया जाता है उसे साख कहते हैं।
जब भी हमें ऋण की आवश्यकता होती है, हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि हम ऋण कहाँ से लें। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर से ऋण ले सकते हैं, या फिर अनौपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हैं। अब ये फॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं सहकारी समितियां या फिर बैंक, जो सरकारी बैंक या जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में वे लोकल सेठ, साहूकार या फिर महाजन या ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ब्याज पर पैसा उधार देते हों। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख का विश्लेषण हम इस पाई चार्ट की सहायता से करेंगे। ये वर्ष 2012 के आंकड़े हैं और 1000 ग्रामीण परिवारों के ये आंकड़े हैं, उनकी साख के स्रोत से संबंधित। साख मतलब ऋण, उनके ऋण के स्रोत से संबंधित ये आंकड़े हैं। कहने का मतलब है कि भारत में जो 1000 परिवार हैं, उन्होंने ऋण जो है वो कितना प्रतिशत किस सेक्टर से लिया, औपचारिक क्षेत्र से कितने लोगों ने ऋण लिया, या अनौपचारिक क्षेत्र से कितने प्रतिशत लोगों ने ऋण लिया। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र से ये जो ग्रामीण परिवार है इनमें से 1% लोगों ने ऋण लिया। फिर 25% ग्रामीण परिवारों ने, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक है, सहकारी समितियां या बैंक है, उन्होंने लोन लिया। उसके बाद 5% ग्रामीण परिवारों ने दूसरे जो अन्य औपचारिक स्रोत हैं उनसे लोन लिया। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये है लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। 1% ग्रामीण परिवारों ने इन जमींदारों से लोन लिया। और बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो है मनी लेंडर का, मतलब जो पैसा उधार देते हैं, जिन्हें हम साहूकार कहते हैं, उनसे 33% लोगों ने लोन लिया है, ग्रामीण लोगों ने लोन लिया है। नेक्स्ट, ये जो है 8% ग्रामीण लोगों ने उनके जो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं उन लोगों से उन्होंने 8% ग्रामीण परिवारों ने लोन लिया है। और नेक्स्ट, ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। 2% ग्रामीण परिवारों ने ये जो अन्य अनौपचारिक क्षेत्र हैं इनसे लोन लिया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। अभी हमने जो औपचारिक और अनौपचारिक दो सेक्टर पढ़े, इसमें जो औपचारिक क्षेत्र होता है, जो सरकारी क्षेत्र होता है, उस पे रिजर्व बैंक जो है वो कड़ी नजर रखता है इनकी इन बैंकों की गतिविधियों पे, इनके द्वारा दिए जाने वाले लोन पे, या इनके द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पे या दिए जाने वाले ब्याज पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना कंट्रोल रखता है। उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है क्योंकि हर एक बैंक को अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम नगद अपने पास बनाकर रखनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि केवल बैंक लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण मुहैया नहीं करवा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों और छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बैंक जो है, दूसरे बैंक जो है वो सिर्फ जो बड़े बड़े कारोबारी है उन्हीं को ही लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि छोटे सेक्टर के जो छोटे मतलब स्केल के जो किसान है या फिर और छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको भी प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कहने का मतलब कि उनको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलना चाहिए, उनको भी विकसित होने के प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको मिलनी चाहिए। तो इसलिए रिजर्व बैंक उन पे नजर रखता है। प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वह कितना और किसको ऋण दे रहा है, उस पर ब्याज कितना है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो रिजर्व बैंक के पास होनी चाहिए सभी बैंकों की।
The Reserve Bank of India is the central bank of the country. It keeps an eye on the activities of other banks, as each bank has to maintain a minimum cash holding of its capital. The Reserve Bank of India monitors whether banks actually maintain cash balances or not. In this way, the Reserve Bank also monitors that banks are not only providing loans to profit-making units and traders, but also to small farmers, small industrialists, small borrowers, etc. Each bank has to tell the Reserve Bank of India in writing how much and to whom it is lending and the interest on it. इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। इसमें शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र था। तो ये जो ब्लू कलर है इसमें बताया गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, कितने प्रतिशत परिवारों ने इस सेक्टर से लोन लिया, और जो पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है, इसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत परिवारों ने, शहरी परिवारों ने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, औपचारिक क्षेत्र से लोन लिया है। तो पहले वाला सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें बताए गए हैं गरीब परिवार, शहरी गरीब परिवार, शहरों में रहने वाले गरीब परिवार हैं। तो इस वाले सर्कल में 85% जो शहरी गरीब परिवार हैं, उन्होंने अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, जबकि 15% परिवारों ने ही जो सहकारी समितियां हैं या फिर बैंक है, उनसे लोन लिया है। नेक्स्ट वाले सर्कल में आप देख रहे हैं, इसमें लिए गए हैं कम संपत्ति वाले जो परिवार हैं, जिनकी आय कम है। तो 53%, 53% जो परिवार है, उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, मतलब कि साहूकारों से लोन लिया है, और 47% लोगों ने बैंकों से लोन लिया है। नेक्स्ट है समृद्ध परिवार, जो साधन संपन्न है। तो इन लोगों में से 28% परिवारों ने जो अनौपचारिक क्षेत्र है, साहूकार जमींदार है, उनसे लोन लिया है, और 72% लोगों ने बैंकों से लोन लिया है। नेक्स्ट आप देख रहे हो रिच हाउस होल्ड, अमीर परिवार। तो अमीर परिवारों में से 90% परिवारों ने बैंकों से लोन लिया है, और 10% परिवारों ने ही दूसरे साधनों से, अनौपचारिक साधनों से लोन लिया है। तो आपको इस चार्ट से क्या पता चलता है कि जो जितना ज्यादा अमीर है, वो उतना ज्यादा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता है, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा गरीब है, वो लोन के लिए इधर उधर के साधन ढूंढता है बजाय सरकारी क्षेत्र के। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। तो भारत में ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को केवल 50% औपचारिक स्रोतों द्वारा पूरा किया जाता है, बाकी के परिवारों की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं की ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है, जो सेठ साहूकार होते हैं या फिर महाजन होते हैं, इनके ये जो पैसा ब्याज पे उधार देते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बैंकों से भी बहुत ज्यादा होता है, और यह कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम करती है। कर्जदाता मतलब जो आपको ऋण उधार देता है। इसलिए हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियां ग्रामीण इलाकों में खास तौर से बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके, तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। इससे लोगों का अनावश्यक शोषण कम होगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। The needs of rural household in India are met only by 50% of formal sources. The needs of the rest of the families are met through informal sources. The interest rates of informal lenders are very high, and it works to increase the income of lenders. Therefore, we need to increase the activity of formal sources of credit, especially in rural areas, so as to reduce the dependence of borrowers in informal sources. Only then can the economic development of the country be possible. This will reduce unnecessary exploitation of people and improve their standard of living. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। तो आंसर है, अपनी संपत्ति और तमाम किस्म के कागजातों के आधार पर मानव को यह तय करना पड़ेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। ऋणाधार की गैर मौजूदगी, ऋणाधार मतलब गारंटी की गैर मौजूदगी के कारण गरीब परिवार बैंकों से ऋण ले पाने में असमर्थ होते हैं, जबकि साहूकार इन कर्जदारों को निजी स्तर पर जानते हैं। वे बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर कर्जदार पुराना बकाया चुकाए बिना नया कर्ज देने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज की दर के आधार पर भी मानव ऋण लेने का निश्चय कर सकता है। On the basis of property and all the types of documents, a human has to decide that he should take loan from bank or money lender. Poor families are unable to get loans from banks due to the absence of collateral, while the money lenders now know these borrowers on a personal level. They are ready to give loans even without collateral. If needed, borrowers can go to the moneylender to get a new loan without paying the old dues. Apart from this, human can decide to take loan on the basis of the rate of interest. तो हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वयं सहायता समूह, ऐसे ग्रुप जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये 10 या 20 लेडीज का एक ग्रुप होता है। ये लेडीज हर महीने 25 से लेकर 100 रुपए तक की बचत इस ग्रुप में करती हैं, और ये जो बचत है इसको ये प्रॉपर बैंक में जमा करवाते हैं अपनी सेविंग को, और जब इनके पास एक अच्छी रकम हो जाती है या फिर बैंक भी इनको लोन देता है, तो जिस भी किसी मेंबर को लोन की जरूरत होती है तो वो लोन उठाता है और उसके बदले में वो इस ग्रुप को ब्याज देता है। ब्याज से जो इस ग्रुप को इनकम होती है उस सारी इनकम को इन औरतों में बांट दिया जाता है। एक तरह से ये बचत भी करती हैं और अपने लिए कमाई भी करती है। ये तो हो गया बचत का। दूसरा, ये जो स्वयं सहायता समूह है ये अपने निजी तौर पे अपने लेवल पे घरेलू उत्पाद भी बनाते हैं, जैसे अचार है, मसाले हैं, सेवइयां हैं, या और भी दूसरी चीजें हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का सामान, बच्चों के कपड़े, ऊनी कपड़े, छोटे छोटे कपड़े सिल के रख दिए बच्चों के, या फिर कोई टोकरियां बनाना है, छोटे छोटे डिब्बे बनाना है, जो भी छोटा से छोटा काम ये हाथ से कर सकती हैं वो उत्पाद बनाती हैं। और इनके लिए स्पेशल एक दिन मंडी लगती है स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेचने के लिए। उसमें जाके ये अपने सामान को बेचती हैं और जो भी इनकी इनकम होती है वो ग्रुप में सभी औरतों में डिवाइड कर दी जाती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि हर महीने इन लेडीज की एक बैठक भी होती है, तो जिसमें ना सिर्फ इनको प्रशिक्षण कार्य भी दिया जाता है या इनको मोटिवेट किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बल्कि इनको एक मंच भी मिलता है खुलकर अपने विचारों को रखने का, जिसमें ये हिंसा से संबंधित विचार रख सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित विचार रख सकती हैं, कई तरह की जागरूकता इनमें आती है और इनमें एक स्वावलंबन की भावना जो है वो जागृत होती है और आत्मनिर्भर ये बनती हैं। तो इस तरह से ये जो स्वयं सहायता समूह है इन्हें कहा जाता है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं वो इन समूहों से जुड़े हुए होते हैं। इसी में ही हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। गरीबों के लिए आत्मनिर्भर समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है। आत्मनिर्भर समूह कर्जदारों को ऋण की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों अथवा विकास कार्यों के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त
यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिए इनको एक माध्यम मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। The basic idea behind organizations of self-help groups for the poor is to give the poor a chance to create their own employment. Self-help groups help borrowers overcome debt shortage. They get loans from time to time at a reasonable interest rate for a variety of purposes or development work. In addition, these groups help in organizing the poor in rural areas. This not only makes women self-reliant but also gives them a medium through regular group meetings where they are able to discuss various social topics like health, nutrition and violence, etc. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मुद्रा और साख के बारे में, मनी एंड क्रेडिट के बारे में, किस तरह से हमें ऋण मिलता है, बैंक कैसे हमारा पैसा जमा करता है, हमें इंटरेस्ट देता है, बाकी संस्थाओं को भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने इस लेसन में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अब नेक्स्ट लेसन के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।